कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी। दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 5 साल बाद जिला कलेक्टर बन जाती है। उसके ऑफिस के पास एक लड़का नींबू पानी बेच रहा था। गर्मियों का समय था और बहुत ज़्यादा कड़कती धूप थी। वहाँ पर जो लड़का नींबू पानी बेच रहा था वो अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। कलेक्टर मैडम अपने ड्राइवर से कहती है कि जरा उस नींबू पानी वाले के पास गाड़ी रोकना और 2 गिलास नींबू पानी लेना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब ड्राइवर वहाँ पर गाड़ी रोकता है तो मैडम देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है। तलाक के 5 सालों बाद लड़की जिला कलेक्टर बन जाती है और वो लड़का उसी के ऑफिस के बाहर नींबू पानी बेच रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की ने जो अपने पति के साथ किया, आप सुनेंगे तो शायद आप भी लड़की की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि सच में वह लड़की नहीं थी बल्कि वह एक देवी थी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। ये कहानी है मोना की। मोना के पापा एक सरकारी टीचर थे। मोना के पापा को लग रहा था कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और अब वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है। तो क्यों ना मोना की शादी कर दी जाए, क्योंकि मोना की 2 छोटी बहनें और भी थी। तो मोना के पापा चाहते थे कि एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादी कर दी जाए, जिससे उनके ऊपर दबाव काफ़ी कम बनेगा। उसके बाद मोना के पापा शहर के रहने वाले एक लड़के से मोना की शादी फिक्स कर देते हैं। उस लड़के का नाम विजय था। विजय भी काफ़ी अच्छे परिवार का लड़का था और वो भी पढ़ा लिखा था। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। विजय के पिता का अच्छा खासा बिजनेस था। मोना के पापा को लगता है कि वो लड़का ठीक है, तो वह विजय से अपनी बेटी मोना की शादी तय करा देते हैं। लेकिन जब ये बात मोना को पता चलती है कि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है, तब मोना अपने पापा से कहती है कि पापा, इतनी जल्दी आप मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी तब आप मेरी शादी करवा दीजिएगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मोना के पापा के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी और वो हमेशा बीमार भी रहते थे। तो वह सोच रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी सभी बेटियों की शादी करवा दूँ, जिस वजह से वह मोना की बातों को नहीं सुनते हैं। और मोना चाहकर भी अपने पापा का विरोध नहीं कर पाती है। और कुछ दिनों बाद मोना और विजय दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन विजय अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते थे, जिस वजह से विजय अपने दोस्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करता था, उनके साथ घूमता फिरता था। वो लोग जो कहते थे वही विजय करता भी था, क्योंकि उस गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला अगर कोई था तो वह सिर्फ विजय के परिवार वाले थे, जिस वजह से उसके दोस्त हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करते थे। जिस वजह से विजय के पड़ोसी विजय के घर वालों को देखकर बहुत जला करते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि विजय के परिवार के लोग या फिर विजय भी अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ पाए। कैसे भी करके उसके पड़ोसी विजय को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे
और होता भी कुछ ऐसा ही है। शादी के कुछ दिन बाद से ही विजय अपने पड़ोसी लड़कों के साथ शराब वगैरह पीने लगता है और वो लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से विजय को शराब की लत लग जाती है और वह अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है, हमेशा शराब पीने लगता है। यहाँ तक कि विजय खुद अपने पैसे से शराब खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन जब यह सारी बातें मोना को पता चलता है तो मोना अपने पति विजय का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप यह सब काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके दोस्त हैं, वो हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं और यह बात आपको समझ में आ ही नहीं रही है। लेकिन विजय मोना की बातों को नहीं सुनता है और मोना को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से मोना के सास ससुर भी विजय को बहुत ज़्यादा डांटते थे। लेकिन विजय ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही अपनी पत्नी मोना की बातों को मानता था और हर रोज़ शराब पीकर आने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करने लगा था, क्योंकि विजय अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। उसकी कंपनी भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहाँ से अच्छी खासी हो रही थी, जिस वजह से विजय का मन गलत कामों में बहुत ज़्यादा लगने लगा था। मोना को शादी करके आए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और इस 1 साल के अंदर ही मोना सब कुछ समझ गई थी कि अगर विजय ऐसा ही करता रहेगा तो हम लोग जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि विजय अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। अब मोना के सास ससुर भी विजय को समझाने की कोशिश नहीं करते थे, वे लोग भी उसको छोड़ दिए थे। देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन विजय के जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। इन सब करतूतों की वजह से मोना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि अगर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलेगी तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। मोना अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब मोना अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है, दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और विजय समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने घर आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अब 1 दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद मोना के पापा मोना के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद मोना के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद मोना का तलाक लेने के लिए कोर्ट में फाइल पेश किया जाता है और पेशी में कार्रवाई करते हुए विजय जज साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद मोना जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति से कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूँगी।
मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। अब जज साहब विजय से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो? तब विजय कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही विजय के साथ हुआ था। जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो कुछ समझा पाते हैं दोनों को, और कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब मोना अपने पापा के घर रहने लगती है और विजय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है, अपनी कंपनी को संभालने लगता है। धीरे धीरे विजय की जिंदगी भी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन विजय को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मोना अपने पापा के घर जब चली गई तो वहाँ जाने के बाद वह फिर से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। इधर विजय की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जाती है, क्योंकि विजय जब मोना से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 6-7 महीने बाद विजय के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां अब विजय के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन विजय शराब पीना छोड़ता नहीं है और अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है, जिस वजह से होता कुछ ऐसा है कि विजय का एक पड़ोसी, जिसकी नज़र विजय की ज़मीन और कंपनी पर थी, वह विजय की सारी ज़मीन का थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उसकी सारी ज़मीन वो लोग लिखवा लेते हैं। और यहाँ तक नौबत आती है कि शराब पिलाकर कुछ पैसे देकर उसकी कंपनी भी अपने नाम वो लोग करवा लेते हैं। विजय के पास जब पैसा ख़त्म हो जाता था तो वो अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया करता था, लेकिन उसकी मम्मी जब उसका विरोध करती थी तब विजय अपनी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता था, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। उधर मोना यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वह परीक्षा देती है और वह पास हो जाती है और कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। मोना जिला कलेक्टर बन जाती है और उसकी ज्वाइनिंग जिस ज़िले में होती है उसी में उसका ससुराल पड़ता है। मोना के माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। मोना को तलाक लिए हुए पूरे 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों बाद मोना के पापा मोना से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे तलाक को भी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तो तुम अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकती हो। लेकिन मोना अपने पापा से कहती है कि पापा जी, अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी छोटी बहन है तो मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी पोस्ट पे उनकी नौकरी लगवा दूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन मोना के दिल में अब भी अपने पति की यादें बची हुई थी। ऑफिस के पास एक नींबू पानी वाला खड़ा रहता है। मोना अपने ड्राइवर से नींबू पानी मंगवा लिया करती थी, लेकिन मोना ने कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि गर्मियों का समय था। वो आदमी अपने चेहरे को गमछे से बांधे रखा था। नींबू पानी वाले ने भी मोना को कभी नहीं देखा था। मोना भी अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वो ऑफिस से बाहर निकलती थी तो बिना मास्क के वो बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन सुबह सुबह के समय नींबू पानी वाला वहाँ पर अपने ठेले को लगा रहा था और वो अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था। साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। तो मोना जब अपने पति विजय को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है
ऑफिस के अंदर बैठकर वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। अब उसको नींबू पानी क्यों बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। मोना का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो विजय के बारे में ही सोच रही थी। तभी मोना अपने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो गेट के बाहर नींबू पानी बेच रहा है, जरा उसको बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कर्मचारी नींबू पानी वाले के पास जाता है और कहता है कि आपको कलेक्टर मैडम बुला रही है। विजय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना ठेला लगाता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मना कर देंगे तो मैं अपना ठेला यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तब वो कर्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती है। तुम एक काम करो कि जाकर पहले मैडम से मिल लो और देखो कि वह तुमसे क्या बात करना चाहती हैं। मोना अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठी विजय का इंतजार कर रही थी। तब विजय भी मोना के कैबिन के अंदर आ जाता है और मोना के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मैं अगले दिन से यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। आप नहीं चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं गरीब हूँ, आप मेरे ऊपर चालान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहाँ से भरूंगा। मोना उससे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, चुपचाप यहाँ पर बैठो। फिर मोना विजय से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। विजय उससे कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तब मोना अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और जब विजय उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। विजय मोना को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मोना विजय से कहती है कि देखो, तुम तो मेरी बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और जब मैं तुमसे अलग हुई तो फिर मैं अपने पापा के घर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं यहाँ पर जिला कलेक्टर बन चुकी हूँ। विजय वहाँ से उठकर जाने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तब मोना उससे कहती है कि रुको, ज़रा यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद मोना विजय से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब विजय कहता है कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद मेरे पापा गुजर गए थे और उनके जाने के बाद हम लोगों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद मोना पूछती है कि तुम्हारी तो कंपनी थी जो अच्छी खासी चलती थी, तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, तो तुम यहाँ पर नींबू पानी क्यों बेच रहे हो। तब विजय अपनी पूरी कहानी मोना को बताता है। विजय कहता है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सारी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया है। जो ज़मीन 20 लाख रुपए की थी उसके लिए उन्होंने मुझे 5 लाख दिए हैं और बोले कि फिर मैं बाद में दे दूँगा। ऐसे करके उन लोगों ने मेरी सारी ज़मीन अपने नाम लिखवा ली है और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूँ तो वो लोग मुझे मारने पीटने लगते हैं। मुझे गांव में लोग रहने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूँ और यहाँ पर रहकर मैं नींबू पानी बेचता हूँ। और पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है।
वह किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही हैं। यह सारी बातें मोना सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान शराब के नशे में इतना ज़्यादा आदी कैसे हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो और उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। मोना यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। उसके बाद मोना विजय के गांव के तहसीलदार से बातचीत करती है और उसके बाद विजय की जितनी भी ज़मीन थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी का वो कागज़ जो खतौनी वगैरह होता है वो निकलवाती है और विजय से कहती है कि विजय, तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो। मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूँ, वहाँ पर तुम अपना दुकान लगाया करो। उसके बाद विजय वहाँ से चला जाता है और मोना विजय के प्रॉपर्टी का सारा जो कागज़ है वो निकलवाती है और कुछ लेखपाल लोगों से बातचीत करती है। 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके जितनी भी प्रॉपर्टी विजय की लोगों ने हड़प रखी थी, उन लोगों से ज़मीन वापस लेकर विजय के नाम करवा देती है। लेकिन विजय के पड़ोसी को जब ये बात पता चलता है कि विजय के पीछे किसी का हाथ है, कोई उसका साथ दे रहा है और वही विजय की सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा रहा है, तो यह सब सोचकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोसियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आदमी कौन है जो विजय का साथ दे रहा है, क्योंकि विजय की पत्नी उसको तलाक देकर चली गई थी और कुछ महीनों बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब विजय का साथ देने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और 2-3 सालों बाद जितनी भी सारी ज़मीन थी, वो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है और विजय की कंपनी भी जो लोग धोखेबाजी से कुछ पैसे देकर खरीद लिए थे, वो कंपनी भी उसको वापस मिल जाती है। और फिर मोना विजय से कहती है कि अब अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती करोगे तो शायद इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मन लगाकर अपनी कंपनी को संभालो और अपने परिवार को देखो और अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करो। जब मोना विजय के लिए इतना सब कुछ कर देती है, तब विजय मोना के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। विजय मोना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन मोना जो है वो विजय से कहती है कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। तुम घर जाओ, अपनी माँ की सेवा करो और अपनी कंपनी को संभालो। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी। उसके बाद विजय अपने घर चला जाता है और अपनी कंपनी को संभालने लगता है। कुछ महीनों बाद मोना और विजय दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं। और उसके बाद विजय मोना को अपने घर लेकर जाता है। मोना जब अपने ससुराल 8-9 साल बाद गई थी, तो विजय की जो माँ थी वो मोना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों का परिवार पूरी तरीके से उजड़ चुका था और मोना भी उसको छोड़कर चली गई थी और कुछ महीनों के बाद विजय के पापा भी गुजर गए थे, जिस वजह से उन लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। लेकिन अब फिर से उन लोगों के घर में एक नई उम्मीद जगी थी और फिर से उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। विजय अब शराब पीना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो हादसा घटित हुआ है
उसकी वजह से वह बहुत कुछ सीख चुका है। अब एक अच्छे पति के रूप में मोना के साथ रहता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां एक लक्ष्मी का रूप होती हैं और उनका कदम जहां पर पड़ता है वह जगह एकदम स्वर्ग बन जाती है। शायद मोना भी उस घर के लिए एक लक्ष्मी का रूप थी। अगर वह उस घर में शायद दोबारा नहीं आती तो उन लोगों की जिंदगी में कभी सुधार नहीं होता और वो लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game. It's a